हेलो स्टूडेंट्स, एक कदम सफलता की ओर में आपका स्वागत है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के अंदर आज हम नॉन फाइनाइट के बारे में आपको बताएंगे। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी जी, नॉन फाइनाइट के अंदर ये जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें डिफरेंस है वो क्लियर कीजिएगा। तो उसी आधार पर हमने ये वीडियो बनाया है। हम एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताएंगे यहाँ पर नॉन फाइनाइट के बारे में। पहले आपके क्वेश्चन देखिएगा, भी इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये व्हाट इज़ द अंडरलाइन वर्ड, ये लिखा ना व्हाट इज़ द अंडरलाइन वर्ड। जैसे राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसके अंदर ये अंडरलाइन लगा दिया, भी ये वर्ड है, ये क्या चीज़ है। ऑप्शन आगे जेरेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और पास्ट पार्टिसिपल। इनमें से एक ऑप्शन आएगा। अभी कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है, सोच लीजिएगा आप। हम आगे करते हैं तब तक भी ये क्या चीज़ है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर है। इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, हम नॉन फाइनाइट के बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं। तो क्या होता है, भी वर्ब है, इसका हमने पहले वीडियो में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो आधार पर वर्णन किया था, लेकिन यहाँ पर हम वर्ब के दो भागों में बांटेंगे। तो आप मान लीजिए कहानी से हम इसको आपको बताते हैं। इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। और साथ में ये भी देखिएगा कि एक इंग्लिश या किसी भी वीडियो में जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो किस तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करके उनकी तैयारी भी हम साथ में कर सकते हैं। जैसे वर्ब मान लीजिए एक इंसान है, उनकी शादी हुई, उनके दो बेटे हुए, एक का नाम रखा गया फाइनाइट और एक का नाम रखा गया नॉन फाइनाइट। अब क्या होता है कि नॉन फाइनाइट की शादी नहीं हुई, इसका वंश यहीं पर ख़त्म, फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह। फाइनाइट की शादी नहीं हुई तो इसका वंश यहीं पर ख़त्म हो गया। क्यों नहीं हुई शादी? क्योंकि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 943। 943 का मतलब क्या हुआ? 1000 लड़कों के पीछे 943 लड़कियां हैं। तो 57 मतलब 57 बच गए जिनकी शादी नहीं होगी। तो ये 57 में एक जो पीड़ित है वो ये भी है, फाइनाइट भी है। अब नॉन फाइनाइट की शादी हुई। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या बनाए, तो भारत की जनगणना 2011 है, वो उसके अनुसार लिंगानुपात भारत का कितना है? 943। हरियाणा का कितना है? 879, मतलब 879, और इंडिया का 943। और जो बेस्ट जो सेक्स रेशो है, लिंगानुपात है, वो केरला का है 1084, 1084। और ये जनगणना थी 2011 की जनगणना। ये कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी भारत की। और स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी? ये 6ठी जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद का मतलब क्या हुआ? देखिए, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। 1941 में हुई, 1941 में हुई। उसके बाद ये जनगणना कब हुई? उसके बाद जनगणना हुई ये 41 के बाद 10 साल कब होंगे? 51 में। तो हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो आज़ादी के बाद पहली जनगणना थी वो कब हुई थी? 1951 में। और उससे 10-10 साल करके यदि आप 2011 तक गिनेंगे तो ये आज़ादी के बाद 6ठी जनगणना होगी। अब 2021 में जो जनगणना होगी वो 7वीं होगी। तो इस जनगणना में सेक्स रेशो सुधारने के लिए क्या किया गया? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। अब आप देखिएगा, वर्ब एक व्यक्ति, दो बेटे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो इसकी शादी नहीं हुई, पीड़ित सेक्स रेशो के कारण। नॉन फाइनाइट की शादी हुई, इसकी फिर तीन संतान हुई। एक का नाम इन्फिनेटिव्स रखा गया, दूसरे का नाम पार्टिसिपल रखा गया और तीसरे का नाम जेरेंड रखा गया। अब इन्फिनेटिव के आगे शादी हुई, फिर इसके दो बच्चे हुए। एक का नाम क्या रख दिया गया? इन्फिनेटिव विद टू, और एक का नाम रख दिया गया इन्फिनेटिव विदाउट टू। विदाउट टू को बेर इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। पार्टिसिपल के फिर आगे तीन बच्चे हुए। एक का नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक का नाम पास्ट पार्टिसिपल और एक का नाम परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये जो जेरेंड है ये फिर लिंगानुपात का शिकार हो गया। यहाँ पर इसकी शादी फिर नहीं हुई, फुल स्टॉप लग गया। फिर आप देखिएगा, वर्ब उसके दो टाइप, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। हम आपको अभी बताएंगे भी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर क्या होता है, फाइनाइट किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं। और आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे ये। और डिफरेंस है वो ज़रूर देखिएगा इसमें, किसमें, इसमें देखिए अभी आपको बताते हैं हम। अब नॉन फाइनाइट है, उसकी देखिएगा आप तीन टाइप हुए, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। इन्फिनेटिव के दो, फिर आगे दो भाग, इन्फिनेटिव विद टू और इन्फिनेटिव विदाउट टू। पार्टिसिपल के प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये के जेरेंड रह गया। अब एक बार फिर इनकी शक्ल कैसे पहचानेंगे? अंडरलाइन वर्ड आ जाए तो देखिए, कहीं भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या होता है? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का कौन सा भाग है? इन्फिनेटिव विद टू। अकेली वर्ब की फॉर्म लगी हुई है, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हो, या सीधी अकेली फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे? विदाउट टू इन्फिनेटिव।
प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कैसे से पहचानेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहीं पर लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। पास्ट पार्टिसिपल को हम कैसे पहचानेंगे, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल होगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल को हम कैसे पहचानेंगे, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। और जेरेंट को हम कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो वो जेरेंट होगा। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और जेरेंट में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दोनों की शक्ल एक जैसी, इनको हम पहचानेंगे कैसे। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आता है। भी आईएनजी वाला कोई सेंटेंस लिख कर बोल देंगे कि अंडरलाइन वर्ड क्या है, तो वहाँ पर हमारे प्रॉब्लम आती है भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरेंट है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले इन सभी की हम जल्दी से एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बार एग्जाम्पल देखिएगा आप, ये क्लियर हो गए होंगे आपके। अब यहाँ पर देखिएगा एक बार, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हम किसे कहते हैं। ये जो सेंटेंस दिए गए इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला सेंटेंस, मोहन वेंट टू दिल्ली टू बाय बुक्स। मोहन गोज टू दिल्ली टू बाय बुक्स। अंडरलाइन वर्ड देखिएगा दोनों तरफ, देखिए दोनों साइड में हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखे हैं। ये मोहन विल गो टू दिल्ली टू बाय बुक्स, मोहन हैज़ गोन टू दिल्ली टू बाय बुक्स, और दे गो टू दिल्ली टू बाय बुक्स। अब इस पूरे जो सभी सेंटेंस में आप एक बार फिर देखिएगा, ये वेंट है। मोहन पास्ट टेंस है तो ये क्या हो गया, वेंट हो गया। प्रेजेंट टेंस है तो क्या हो गया, गोज हो गया। फ्यूचर टेंस है तो क्या हो गया, विल गो हो गया। परफेक्ट टेंस है तो हैज गोन हो गया, और प्रेजेंट है तो गो हो गया। देखिए प्रेजेंट में इन दोनों में आप देखिएगा, यहाँ पर बहुवचन है तो सीधा गो, और यदि ये सिंगुलर है तो क्या हो गया, गोज हो गया। तो ये जो गो वर्ब है ये चेंज कर रही है अपना रूप, किसके अनुसार चेंज कर रही है, टेंस के अनुसार चेंज कर रही है। ये किसके अनुसार चेंज कर रही है, ये सिंगुलर और प्लुरल के अनुसार चेंज कर रही है। तब आप देखिएगा जो कोई भी वर्ब यदि अपना रूप चेंज करती है, किसके अनुसार चेंज करती है, जिस पर, ऐसी कोई भी वर्ब जिसके ऊपर सब्जेक्ट का या फिर उसके टेंस का या सिंगुलर प्लुरल का प्रभाव पड़ता है तो वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। कौन सी कहलाती है वो, फाइनाइट, मतलब बहरूपिया, जो रूप बदलता है अपना बार बार। और इधर देखिएगा ये टू बाय जो दिया गया आप देख पा रहे हैं, टू बाय, यहाँ पर पास्ट टेंस था तो भी टू बाय रहा, गोज हुआ टू बाय रहा, विल गो हुआ, फ्यूचर टेंस हुआ तो भी टू बाय, परफेक्ट टेंस हुआ तो भी टू बाय, और प्लुरल आया तो भी यहाँ पर टू बाय। कोई फर्क नहीं पड़ा, ये टू बाय का टू बाय रहा। जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चिकना गड़ा अपनी तरह, कहने सुनने का कोई असर नहीं, तो वो क्या कहलाता है, नॉन फाइनाइट कहलाएगा। एक बार फिर देखिएगा, फाइनाइट वर्ब कौन सी होगी, जो अपना टेंस के अनुसार, या फिर फाइनाइट वर्ब जो टेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के अनुसार या फिर सिंगुलर और प्लुरल के अनुसार जो अपना रूप बदलती है फॉर्म, वो कहलाएगी फाइनाइट। और जिस पर सब्जेक्ट का, टेंस का या फिर सिंगुलर प्लुरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या कहलाएगी, नॉन फाइनाइट कहलाएगी। तो अब सेंटेंस के अंदर यदि अंडरलाइन आ जाए और ये पूछे फाइनाइट कौन सा है और नॉन फाइनाइट कौन सा है, तो आप इजीली बता पाएंगे। और इस तरह का सेंटेंस आप जब जो भी बुक में सेंटेंस पढ़ें तो आप देखना और कोशिश करना, बहुत जल्द समझ जाओगे फाइनाइट कौन सा है और नॉन फाइनाइट है कौन सा है। अब हमने नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड उनके भाग किए थे, वो देखिएगा आप यहाँ पर, वो आपके समझ में आएंगे। तो एक बार इनको आप करके देखिएगा। पिछले का एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर अब आप देखो, मोहन वर्क्स हार्ड टू गेट सक्सेस, यहाँ पर टू गेट आ गया, तो टू गेट क्या हुआ, नॉन फाइनाइट होगा ना ये, क्योंकि ये देखिए फाइनाइट वर्ब तो ये है वर्क्स, तो ये टू गेट कौन सा हुआ, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट होगा। नॉन फाइनाइट का कौन सा भाग है ये, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के दो बेटे थे ना, टू इन्फिनिटिव और विदाउट टू। यहाँ पर देखिए टू लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा होगा, विद टू इन्फिनिटिव। यू शुड वर्क हार्ड, ये देखिए यहाँ पर जो वर्क है ये क्या है, सीधी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो सीधी फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा, और इन्फिनिटिव विदाउट टू वर्क हो गया। और इसी तरह से आगे अगले सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेट हिम गो, ये गो है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेट देम करो, लेट अस करो, कुछ भी लिखो आप, ये गो का गो रहेगा, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट है। और सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का कौन सा भाग है, ये विदाउट टू है। आई साई बर्निंग कार, मैंने एक बर्निंग कार देखी, यहाँ पर अब देखिए बर्निंग का मतलब जलती हुई। अब आईएनजी आ गया ना यहाँ पर, तो आईएनजी आ गया तो ये क्या होगा, अब आपको आगे हम बताएंगे फिर, लेकिन यहाँ भी आप देख लीजिएगा, यदि बर्न एडजेक्टिव का आईएनजी लगा हुआ है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा,
प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और यदि नाउन का काम कर रहा है तो वो जेरेंड होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्या? क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कार कैसी? बर्निंग कार, जलती हुई कार। और जब इनकी हिंदी बनाते हैं ना, जिसके लास्ट में ता ते या ती आएगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने कैसी कार देखी? जलती, लास्ट में ती आ गया। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना, लास्ट में यदि हिंदी बनाए ना आता है, इसका मतलब वो जेरेंड होगा, खेलना। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, दोनों में आईएनजी है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये जेरेंड है। तो पहला उदाहरण किसका था? टू इन्फिनेटिव का, बेर इन्फिनेटिव, बेर इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड का, यू आर लव्ड बाय मी। अब यहाँ पर ये देखिए थर्ड फॉर्म, जब हम पेसिव वॉइस बनाते हैं, और जब हम पेसिव वॉइस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वो होता है कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल। वो होगा पास्ट पार्टिसिपल होगा। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी मॉडल हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज है, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, इन सब के बाद में फर्स्ट फॉर्म होता है। ये क्या होगा? बेयर इन्फिनेटिव होगा। सी गेव मी अ रोटन एप्पल, उसने मुझे एक सड़ा हुआ या गला हुआ सेब दिया। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा। और यहाँ पर देखिए कैसा सेब दिया? रोटन, थर्ड फॉर्म है। तो ये जो थर्ड फॉर्म होगी, ये थर्ड फॉर्म क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब आप आगे फिर देखिएगा, हैविंग सीन द पुलिस, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म किस में थी? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट का मतलब जो काम पहले हुआ। तो यहाँ पर दो काम हुए, एक तो पुलिस को देखा और एक चोर भागे। तो पहला काम कौन सा हुआ? पुलिस को देखा। तो जो काम पहले होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, और इसको हम क्या बोलते हैं? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म को हम बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। भी वो काम पूरा हुआ। हैविंग सीन द पुलिस, पुलिस को देखते ही द थीफ रैन अवे, चोर भाग गए। अब वर्ब की फॉर्म भरनी आ जाए इस तरह से, तो शुरू में क्या भरेंगे हम? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म भरेंगे, और इसके बाद में हम क्या भरेंगे? यहाँ पर सेकंड फॉर्म भरेंगे। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, हैविंग सीन द गोलगप्पे माई माउथ वाटर्ड। अब क्या हुआ? गोलगप्पे देखे, गोलगप्पे देखते ही क्या हुआ? मुँह में पानी आ गया। तो पहले काम कौन सा हुआ? पहले काम हुआ गोलगप्पे देखने का, हैविंग सीन द गोलगप्पे माई माउथ वाटर्ड या गोट वाटर। तो इसमें आगे हम क्या भरेंगे? आगे वाले सेंटेंस में हैविंग प्लस सीन, इसके बाद में हम क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये सब किसके एग्जांपल? टू इन्फिनेटिव किसका एग्जांपल? इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का, और विद टू का, इन्फिनेटिव विदाउट टू का। ये है सब नॉन फाइनाइट वर्ब है। जितनी ब्लैक हमने कर रखी है ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसके ऊपर सब्जेक्ट का, वर्ब का, टेंस का कोई प्रभाव है नहीं पड़ रहा है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरेंड। जेरेंड की डेफिनेशन आप देखिएगा, ए नाउन। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? जेरेंड किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। नाउन का काम करेगा, इसका मतलब यदि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और वो वाक्य के या तो शुरू में है या फिर लास्ट में है, तो जेरेंडी होगा वो। ए नाउन एंडिंग इन आईएनजी, लास्ट में क्या लगेगा? इसमें आईएनजी लगेगा। दैट हैज़ बीन मेड फ्रॉम द वर्ब, जो किससे बना हुआ है? वर्ब से। जैसे सी वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लग गया तो क्या बन गया? सीइंग। बिलीव वर्ब है, इसके आगे आईएनजी लग गया तो क्या बन गया? बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही, विश्वास करना है। अब हिंदी बनाएंगे तो लास्ट में ना, देखना, विश्वास करना, तो लास्ट में ना आ गया ना। और दूसरी बात आप यहाँ पर देखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वो क्या होगा? जेरेंडी होगा। नंबर एक, नाउन का काम करेगा, ये बात दिमाग में बैठा लें। शुरू में आएगा या लास्ट में आएगा, या फिर हिंदी बनाएंगे तो इसके लास्ट में क्या लगेगा? जेरेंड के लास्ट में ना लगेगा। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें ता ते ती भी लग सकता है, या फिर रहा है, रहे हैं आदि भी लग सकता है। अब देखिए जैसे वाक्य में, यहाँ पर ये पढ़िएगा, वाक्य में नाउन या संज्ञा का काम करता है, लिखा ना हमने एंडिंग विद नाउन, सॉरी नाउन। वाक्य के शुरू की या अंत में आईएनजी हो, शुरू में या अंत में, तो वो क्या होता है? जेरेंडी होता है। यदि हिंदी बनाए तो जेरेंड के लास्ट या अंत में क्या आता है? ना। सीइंग का मतलब देखना। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, अब प्लेइंग की हिंदी क्या होती है? देखिएगा यहाँ पर, खेलना, तो लास्ट में क्या आ गया? ना आ गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, शुरू में खालिस्तान है, तो ये और किसका काम कर रहा है? शुरू में आई है, तो इसका मतलब नाउन का काम भी ये कर रहा है, तो ये क्या होगा? जेरेंड होगा। तो जेरेंड की आप फिर देखिएगा एक बार, तीन बातें इसमें ध्यान रखिएगा। नंबर एक, सबसे महत्वपूर्ण नाउन का काम करेगा। नंबर दो, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा।
नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या होगा, अभी जब हिंदी बनाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, ना आएगा। अब आप फिर इसमें देखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने आपको वैसे बता ही दिया है, एन एडजेक्टिव, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, विशेषण का काम करेगा, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, एंडिंग इन आईएनजी, ये भी आईएनजी अंत में आएगा, हैज़ बीन मेड फ्रॉम द वर्ब, ये भी वर्ब से बनता है। तो वो सिर्फ अंतर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है और जेरेंड वो नाउन का काम करता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, फिश कैनॉट सर्वाइव इन रनिंग वाटर। अब यहाँ पर देखिए रनिंग, रनिंग आईएनजी है, इसका मतलब समस्या ना आपने भी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर जेरेंड है। रनिंग की हिंदी बनाएंगे, फिश कैनॉट सर्वाइव, मछली जीवित नहीं रह सकती, इन रनिंग वाटर, दौड़ते हुए पानी में या चलते हुए पानी में, लास्ट में ते आ गया ना, इसका मतलब भी क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा इसकी खास बात क्या है, देखिए वाटर की विशेषता बता रहा है, कैसा वाटर, रनिंग, इसका मतलब नाउन से पहले यदि आईएनजी है तो वो क्या होगा, वाटर नाउन है, उससे पहले यदि आईएनजी है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा। अब एक बार फिर देखिएगा आप यहाँ पर, वाक्य में एडजेक्टिव या विशेषण का काम करता है, जब हिंदी बनाएं तो अंत में ताते ती आएगा, तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे आई साय रनिंग कार, मैंने एक दौड़ती हुई कार देखी। अब इसमें हिंदी बनाएंगे तो रनिंग, दौड़ती, दौड़ती के लास्ट में आ गया ना, देखिए ती आ गया, और जेरेंड के लास्ट में क्या आया था, प्लेइंग, खेलना, तो यहाँ पर ती आ गया, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब यहाँ पर आप देखिएगा दूसरी कंडीशन आपको क्या बताई थी, नाउन है, नाउन से पहले, इसका मतलब भी क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पर हमने फिर लिखा है, जेरेंड वाक्य में नाउन का काम करता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। जेरेंड के अंत में ना और प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंत में ता ते ती इत्यादि आएगा। अब ये देखिए, आई लव डांसिंग, आई लव डांसिंग, मुझे नाचना पसंद है, नाचना, एक बात लास्ट में आया है, दूसरी बात लास्ट में ना है, इसका मतलब ये क्या हो गया, जेरेंड हो गया। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, पढ़ना, तो लास्ट में ना आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, लास्ट में ना भी आ गया और ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये जेरेंड है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में एक बार फिर आप देखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन और एडजेक्टिव का काम करेगा, जबकि जो जेरेंड है वो किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा, और जेरेंड के हिंदी बनाएंगे अंत में ना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंत में ता, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के लास्ट में यहाँ पर क्या मिलेगी, नाउन से पहले मिलेगा, ये जेरेंड है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। अब ये क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको डालना है, व्हाट आर द अंडरलाइन वर्ड, इस तरह से एग्जाम में आएंगे, और फिर क्या दिया होगा अंडरलाइन वर्ड, एक तो ये हो गया टू सी और एक बर्निंग, ये दोनों चीज़ क्या है, तो इन दोनों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। वी वेंट टू सिनेमा, हम सिनेमा गए, टू सी ए बर्निंग ट्रेन मूवी, बर्निंग ट्रेन मूवी देखने के लिए। तो ये टू सी है, ये क्या है, नॉन फाइनाइट है, उसके अंदर कौन सा भाग है, ये इन्फिनेटिव है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर जेरेंड है, बिल्कुल इसी तरह से हमें बर्निंग का बताना है। तो ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से करके देखना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक्स।